सुप्रभात और सादर नमस्कार। नेताजी सुभाष कॉलेज अबनपुर और वितराग रिसर्च फाउंडेशन छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के द्वितीय दिवस के प्रथम सत्र में आयोजन सचिव के रूप में मैं डॉक्टर रोली तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय टीचर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर्सपेक्टिव है, जिसमें आज के द्वितीय दिवस के प्रथम सत्र के वक्ता के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं श्री संजय कुमार पंडागले सर। मैं स्क्रीन पर देख पा रही हूँ कि सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करने से पहले मैं सर का एक संक्षिप्त परिचय अपने लिसनर्स के साथ में साझा करना चाहती हूँ। श्री संजय कुमार पंडागले sir is an assistant professor in education in NCERT, New Delhi. Since last year, he is working at IRE Bhopal in different capacities like State Coordinator of Maharashtra and Goa, in charge of Computer Resource Center, co-in charge of Educational Technology Cell, Coordinator of Working with Community Program, House Advisor and Technical Person of EduSet Program. He also visited Kunming, China in 2007 to attend workshop on ICT sponsored by UNESCO Bangkok. And later in 2008, he attended second workshop on ICT at Brunei, Darussalam. Mr. Pandagle has graduated in electronics and hold master's degree in English. Thereafter, he has devoted his life to education and is pursuing PhD in this field also. His area of special interest are educational statistics, educational technology, educational management, and evaluation of women's studies. He also has co-facilitated 2 workshops of Wiki Educator and is actively involved in several OER and other projects. ऐसे संक्षिप्त परिचय, लेकिन एक महान व्यक्तित्व को अपने बीच उपस्थित पाकर हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत सादर और अभिवादन मैं करती हूँ सर का और उनको उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। Over to you, Dr. Pandagle sir. Dr. Sanjay sir, am I audible to you, sir? Dr. Sanjay Kumar, sir, am I audible to you? यस आप लोग मुझे ऑडिबल है। मैं थोड़ा लेट हो गया, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, प्लीज टेक योर टाइम। देखना क्या है।
बस मैं तैयारी हो ही गई है मेरी। हाँ, वीडियो ऑन करता हूँ। Sure, sir. आई होप Welcome कि once मैं आप again, लोगों sir. को, या, Sir, थैंक we यू वेरी have मच। शायद आप लोगों ने मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया होगा और मुझे बात करने के लिए बोला होगा, जी, तो मैं अपनी बात शुरू कर ही दूँ या कुछ कहना है और? nay, we have already introduced you, sir. Once again, we welcome you on the behalf of the family of Netaji Subhash College and Vitrag Research Foundation. I'm Dr. Roli Tiwari, the organizing secretary of this two-day national seminar. We welcome you, sir. Kindly थैंक यू, deliver थैंक your थैंक यू, lecture. थैंक यू वेरी मच। बहुत दिनों के बाद मैं जूम पे आया हूँ, तो पहले एक बार शेयर का थोड़ा ऑप्शन देख लेता हूँ मैं। हाँ, ओके, फाइन फॉर मी। Please, sir. कोई इशू नहीं है। राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर inviting me to share my understanding about how can we develop teachers, how can we develop teachers competencies, capabilities in the field of teacher education with the help of technology। तो जैसे कि मुझे पहले ही आगाह कर दिया गया है कि अपने पार्टिसिपेंट जो है वो हिंदी साइडर ज़्यादा है, हिंदी में वो बात करना पसंद करेंगे, मतलब बात सुनना पसंद करेंगे। तो मेरी कोशिश वही है, और मैं भी कोई अंग्रेज तो हूँ नहीं, तो मैं हिंदी बोलना पसंद करूँगा। तो चलिए। Your kind gesture, sir. सर, थैंक यू मैडम, थैंक यू। सो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। मैं अपने स्लाइड को प्रेजेंट थोड़ी देर बाद करूँगा, कुछ देर मैं भूमिका बनाना चाहता हूँ हमारे टीचर एडुकेटर्स के लिए, टीचर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, कि किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी होती क्या है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन क्या होता है, टेक्नोलॉजी कितनी आसान है, क्योंकि कई लोगों को लगता है टेक्नोलॉजी कठिन है। तो चलिए, हमारे देश में और हमारे देश के अलावा भी हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत पहले से उपलब्ध है, उसका उपयोग अलग अलग तरीके से किया गया। जैसे कि अगर हम कागज की बात करें या लिखाई की बात करें कि लेखन कला कब विकसित हुई, जब भी हुई होगी, तो सबसे पहले हमने कहाँ लिखा? हमने लिखा पत्थरों पे। उसके बाद हमने पेड़ के पत्तों पे लिखा। उसके बाद उसके छालों पे, क्या कहते हैं वो, पेड़ की खाल पे लिखा। और जब पेपर का इजाद हुआ तब हमने पेपर पे लिखना शुरू किया, प्रिंटिंग प्रेस आई, फिर कंप्यूटर आया, और अभी देखिए आप लिखने की कला कहाँ तक चली गई। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये सब कुछ टेक्नोलॉजी ही है। और टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में बहुत पहले से, जब से पृथ्वी पर इंसान की उत्पत्ति हुई होगी तब से ही है। उसका जो स्वरूप है वो समय के साथ धीरे 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 बदलते जा रहा है। तो हम ये ना माने कि टेक्नोलॉजी आजकल का है, बस इसमें बदलाव होते जा रहा है, एडवांसमेंट आते जा रहा है, प्रगति होते जा रही है। तो ये जो आईसीटी होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इंफॉर्मेशन हमें बहुत सारे रिसोर्सेज से या कहे कि जगह से प्राप्त होता है। जैसे कि पेपर हो गया जिसको हम प्रिंट मीडिया कहे, या किताब हो गया जिसको हम प्रिंट मीडिया कहे। दूसरा होता है डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया में टेलीविज़न है, रेडियो है, इंटरनेट विथ कंप्यूटर है। इन सब चीज़ों से हमें जो इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जिनके माध्यम से हम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सके, और ऐसी टेक्नोलॉजी जिनके माध्यम से हम कम्युनिकेट कर सके, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और कुछ नहीं है। आप गूगल पे या एआई की मदद से, चैट जीपीटी पे सर्च करो, जो कुछ लिख के आएगा उसका सार यही निकलेगा। हमारे पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन हमें किसी ने सिखाया नहीं, उसके बावजूद भी हमने बहुत अच्छा काम अपने लेवल पे करना शुरू किया। स्मार्टफोन में हर एक बात है, इतने सारे डिजिटल गैजेट्स को वो अपने अंदर समा चुका है। उस गैजेट को अगर हमने किसी की मदद से नहीं सीखा, हमने खुद सीखा, इसका मतलब टेक्नोलॉजी का उपयोग करना हम जानते हैं, लेकिन और कैसे करना है उसका शिक्षा के लिए। तो आईसीटी एक जनरल टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है, बड़ी टर्म है।
उसी आईसीटी का उपयोग जब हम शिक्षा में लेके आते हैं तो हम कहेंगे कि आईसीटी इन एजुकेशन, यूज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। तो ब्लॉग हो गया, विकी हो गया, यूट्यूब मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सके। ऐसी कई कई और टूल्स है या टेक्नोलॉजी है या वेबसाइट्स है जहाँ जिनका उपयोग हम हमारी शिक्षा में कर सकते हैं। डेली लाइफ की बात और शिक्षा की बात देखा जाए तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। तो हमें ये देखना है कि इस टेक्नोलॉजी को कैसे हम यहाँ पर लेके आया जाए। और जो मैं अभी कह रहा हूँ ये कई लोगों के लिए कोई नई बात नहीं होगी। वो सोच रहे होंगे कि सर ये हम सब जानते हैं, कृपया आप उस टॉपिक पे आ जाइए जिसके ऊपर आपको बात करनी है। तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर हम आ ही रहे हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? प्रोफेशनल डेवलपमेंट जब हम एंटर करते हैं हमारे किसी भी प्रोफेशन में, और हमारा प्रोफेशन खास करके टीचिंग है, तो इस प्रोफेशन में जब हम एंटर कर रहे हैं तो हमारे पास जाहिर सी बात है कि कंटेंट नॉलेज है, क्योंकि हमने पढ़ाई की है। हमने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या 12वीं तक की पढ़ाई तो हुई है। तो 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब कंटेंट नॉलेज हमारे पास है। उसके बाद पेडागोजिकल नॉलेज, जब हमने डीएड, बीएड, एमएड किया तो पेडागोजी भी हमको सीखने को मिली। पेडागोजी इज नथिंग बट द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये सब हमारे पास है। टेक्नोलॉजी हमारे पास है क्या, ये एक सोचने की बात है। तो टेक्नोलॉजी भी हमारी इर्द गिर्द तो है, लेकिन हम उसको कितना उपयोग उसका करके आप अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट से मैं ये कहना चाहता था कि जब हम हमारे किसी प्रोफेशन में आते हैं, खास करके हमारे शिक्षा के प्रोफेशन में जब हम आते हैं, तो हमारे कुछ जमा पूंजी हमारे साथ होती है जिसको हम लेके आते हैं, कुछ कैपिटल हमारे पास होता है जिसको हम लेके हमारे प्रोफेशन में एंटर करते हैं। लेकिन वो कैपिटल इनफ नहीं होता। समय के साथ उसमें हमें बढ़ोतरी करनी जरूरी है, उसमें और एनहांसमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि इस समय के साथ हर एक चीज बदल रही है। जब हर एक चीज बदल रही है तो हमें भी अपडेट होना जरूरी है। हमारे स्मार्टफोन में कई प्रकार के ऐप्स है, और वो ऐप्स हर दिन तो नहीं, एक हफ्ते में कहे या एक महीने में कहे या समय अनुसार अपडेट मांगते हैं। इसका मतलब कुछ तो बदलाव उन ऐप्स में वो जो ऐप डेवलपर थे उन्होंने किया है। पब्लिक के डिमांड पे या समय के डिमांड पे, आवश्यकता अनुसार उन्होंने उसमें कुछ ना कुछ बदलाव तो किया है। तो जब टेक्नोलॉजी हमेशा अपडेट होती है और वो अपडेट करने का काम हम ही करते हैं, तो हमें भी अपडेट होना जरूरी है। और इसीलिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड बातें हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्यों प्रोफेशनल डेवलपमेंट आवश्यक है। तो मैंने भूमिका छोटी सी बना दी है। अब आज का जो मेरा विषय है वो विषय है कि वेब टेक्नोलॉजीज का योगदान टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट में क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये वेब टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बात होनी जरूरी है कि ये वेब टेक्नोलॉजीज है क्या और इसके अभी तक कितने वर्जन आए हैं। तो मैं अपने पावर पॉइंट को अभी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, उसके ऊपर बात करूंगा। और मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है, यहाँ जितनी भी बातें मैं करने जा रहा हूँ ये जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे से आपको मैं बता पाऊँ। अच्छा, क्या मेरा प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने विजिबल है अभी? यस सर, क्लियरली विजिबल है। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ओके, आइए हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारा देश है, देश की पॉपुलेशन कितनी है सबको पता है। एक प्रकार से पॉपुलेशन के मामले में सेकंड हाईएस्ट नंबर पे हम लोग हैं, नंबर 2 पे हम लोग हैं। यहाँ जाहिर सी बात है कि इतना पॉपुलेशन है तो उतने विद्यार्थी भी होंगे, उतने विद्यार्थी है तो उनको शिक्षा देने के लिए शिक्षक भी होंगे। तो शिक्षकों की संख्या भी काफ़ी है। ऐसे में इनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे करें? इसलिए हमारे देश के गवर्नमेंट ने रिसेंट समय में कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले, 5 साल पहले कुछ व्यवस्था की है, जिसके तहत पहला आप देख रहे हो निष्ठा, दैट इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट।
इसके माध्यम से 2000 लॉकडाउन के जस्ट पहले और लॉकडाउन के बाद भी हमारे देश ने हमारे गवर्नमेंट ने खास करके एनसीईआरटी की मदद से पूरे देश में ये निष्ठा ट्रेनिंग चलाई है। इसके भी 1.0 2.0 3.0 ऐसे वर्जन आ रहे हैं, क्योंकि जो मॉड्यूल निष्ठा का पहले बना था वही मॉड्यूल अभी भी चलेगा जरूरी नहीं, इसलिए उसमें बदलाव किए गए। तो एक तो ये बात है। दूसरा, ये जो स्वयं है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, जो समय और डिस्टेंस की बात होती है, दूरी की बात होती है, उसके चलते हुए कई बार हम लोग फेस टू फेस मोड में पढ़ नहीं पाते, मतलब क्लासरूम में जाके हम पढ़ाई कर नहीं पाते। तो डिस्टेंस लर्निंग काफी पहले से शुरू हुआ है। तो स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म उसी का एक आधुनिक रूप है, डिजिटल रूप है, जिसके माध्यम से जो शिक्षक अभी सेवारत है वो अपने सब्जेक्ट को लेके, अपने इंटरेस्ट को लेके कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसी जो व्यवस्था है हमारे गवर्नमेंट ने की है। अब जो दूसरा मुद्दा हमारा है, एक मिनट, हाँ, थोड़ा इसको ऊपर कर दूं जरा, ये बीच में आ रहा है। हाँ, दूसरी जो हमारी व्यवस्था है, सॉरी, दूसरा जो हमारा आज का टॉपिक चर्चा का है कि वेब टेक्नोलॉजीज। तो वेब टेक्नोलॉजी के तीन प्रकार मैंने कहा कि वेब 1.0, ये पहला जो प्रकार है ये स्टैटिक वेब था। स्टैटिक वेब का मतलब इसमें है कि वन वे कम्युनिकेशन। ऐसी साइट्स जहां पर हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उनको हम पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ इंटरेक्शन का या आपस में बातचीत करने का या कुछ पूछने का मौका नहीं था। तो इसमें अगर हम कुछ उदाहरण देखें, खास खास उदाहरण वेब वन टेक्नोलॉजी के, तो उसमें ऑनलाइन लाइब्रेरीज एंड रिपोजिटरीज ऐसी कितनी तो आपको मिलेगा, जैसे कि प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग का उल्लेख यहाँ पर हुआ है। उसके अलावा एनडीएल, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, इंडिया की तरफ से लॉन्च हुआ है। ऐसे कितने तो वेबसाइट्स है और रिसोर्सेस है जिनके माध्यम से हमें जो कंटेंट चाहिए वो कंटेंट मिलेगा। डिजिटल एनसाइक्लोपीडिया, जिसमें ब्रिटानिका का नाम बहुत बड़ा पॉपुलर था एक ज़माने में, मुझे भी याद है, मैंने डाउनलोड कर रखा था। किताबें आती थी इसकी बेचने के लिए, वो खरीद के रखी है, आज भी हमारे पास है। लेकिन समय के साथ बातें आगे बढ़ी हुई है। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको औरों के पास कैसे पहुंचाए, एनसीईआरटी क्या करती है क्या नहीं। तो जाहिर सी बात है इसके लिए वेबसाइट्स वगैरह की आवश्यकता थी। तो ये आ रहा है वेवन वन। देन डिस्टेंस लर्निंग इनिशिएटिव्स, ये इनके माध्यम से भी जो दूर रहते हैं, दूरस्थ एरिया में है, जो फेस टू फेस आ नहीं सकते, उनके लिए भी वेब वन टेक्नोलॉजी में व्यवस्था थी। अब हम दूसरे इस पे चलते हैं, इसके वेब टू। एक मिनट सर, पूजा, वो सर को चाबी दे दो प्लीज। पूजा सर। हाँ, हम अभी आ रहे हैं वेब 2.1 पे, 2.2, 2.0 पर, जो कि खास करके इंटरेक्टिव वेब है। इसको हम सोशल वेब भी कहते हैं। इसकी जो कुछ खासियत थी, कोलैबोरेटिव लर्निंग, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस, इंटरेक्टिव लर्निंग, सोशल लर्निंग। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग के मामले में अगर आप देखो तो गूगल डॉक्स हो गया, गूगल फॉर्म्स हो गए, गूगल स्लाइड्स हो गए। तो उसके अलावा विकी, ये ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स है जिसके माध्यम से हम लोग कोलैबोरेटिव वर्क कर सकते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव का मतलब यहाँ पर सिंपल इतना सा है कि मैंने कुछ काम किया है और वो इंटरनेट पे कहीं पर है, मे बी विकी पे है, विकीपीडिया का है, विकीमीडिया का है, या विकी एडुकेटर, विकी याकी, विकी स्पेसेस, बहुत सारे विकीज है। विकी का अर्थ होता है क्विक, ये हवाई भाषा का एक शब्द है। तो वहां पर जो मैंने कुछ काम किया है और काम करके मैंने छोड़ दिया, उसी प्लेटफॉर्म पे कोई और यूजर लॉगिन करता है, रजिस्टर करता है, और उनको मेरा पेज दिखता है, उन्हें लगता है कि इसमें और कुछ जानकारी उनके तरफ से ऐड की जा सकती है, तो वो ऐड कर सकते हैं। एट ए टाइम बहुत सारे लोग एक जगह पे काम कर सकते हैं। इसको हम कोलैबोरेटिव लर्निंग या कोलैबोरेटिव इफर्ट्स कह सकते हैं, कोलैबोरेटिव वर्क कह सकते हैं। ब्लॉग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
जहां पर किसी ने पोस्ट की तो हम उस पोस्ट को पढ़ के अपना रिफ्लेक्शन, अपना मत, अपना ओपिनियन वहां पर दर्ज कर सकते। इंटरेक्टिव लर्निंग जैसे यूट्यूब है, एडमोडो है, ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर जो वीडियोस आए हैं, वीडियो के बारे में हम अपने तरफ से कुछ राय दे सकते, कुछ सवाल पूछ सकते। जिन लोगों ने उस वीडियो को अपलोड किया है वो उसका जवाब आपको देंगे। सोशल लर्निंग तो आप जानते ही है कि सोशल मीडिया की कई ग्रुप्स है, व्हाट्सएप के ग्रुप है, फेसबुक के ग्रुप है, टेलीग्राम पर ग्रुप्स है। ये यहाँ पर पीयर पीयर आपस में पीयर टू पीयर इंटरेक्शन होता है, नॉलेज शेयरिंग होती है। मेरे पास जो है मैं आप तक पहुंचाऊंगा, आपके पास जो है वो मेरे मेरे पास पहुंच जाएगा। अब तीसरा प्रकार जो है वेब थ्री टेक्नोलॉजी का, इसको कहा जाता है द सिमेंटिक एंड डिसेंट्रलाइज्ड वेब। डिसेंट्रलाइज खास करके इस शब्द को पर्टिकुलरली शब्द पे गौर करना अति महत्वपूर्ण है। सेंट्रलाइज मतलब एक जगह इकट्ठा हुआ, जहां पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। कोई हमें ऑर्डर देता है और कहता है कि आपको इसी तरीके से करना है बस। जैसे सॉफ्टवेयर की बात अगर हम करें तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्लोज सॉफ्टवेयर, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या ओपन सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस क्लोज सॉफ्टवेयर है, वो जो कुछ देगा उसी के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। बट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि हम अपने हिसाब से उसमें बदलाव कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें ये चीज़ आनी चाहिए, तो मैं अगर लैंग्वेज जानता हूँ, कोडिंग लैंग्वेज जानता हूँ, ऐप को थोड़ा बहुत डेवलप करना जानता हूँ, तो मैं उसमें बदलाव ला सकता हूँ। तो इसमें ये जो तीसरा प्रकार है वेब थ्री टेक्नोलॉजी का, इसने ये सेंट्रलाइज व्यवस्था को कहीं पे डिसेंट्रलाइज कर दिया, मतलब सबके सामने वो चीजें लाके दे दी। जैसे कि ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ प्लेटफॉर्म है जिसमें कोर्सेरा या खान एकेडमी, ये आपको आपके हिसाब से कोर्स ऑफर करते हैं। आप अपने हिसाब से कोर्स को चुनते हो। और कोर्सेरा तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ 9 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज एक साथ आई हुई है और बहुत सारे कोर्सेज वहाँ रखे हुए हैं, जिनके मदद से जो मुझे चाहिए उस कोर्स में मैं एनरोल करूंगा। और सर्टिफिकेशन चाहिए तो सर्टिफिकेशन के लिए कभी कभी छोटा मोटा पैसा या कुछ अमाउंट वो लोग मांगते हैं। मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो लर्निंग तो मेरी हो रही है। इसके पहले अगर हम देखें तो हमें कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटी में किसी सर्टिफिकेट के लिए, किसी डिग्री के लिए हमें एनरोल करना पड़ता था, जाना पड़ता था। वो बाउंड्री इस वेब ने खत्म कर दी है, इस टेक्नोलॉजी ने खत्म कर दी है। ब्लॉकचेन नाम की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम हमारे डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि एक 4-5 साल पहले या 6-7 साल पहले एक आया था विकी, विकी मैं भूल रहा हूँ। वहां पर डेटा जो था पनामा कुछ शब्द आ रहा है याद में मुझे। ऐसी कई बातें थी कि डेटा जो है वो आसानी से लीक हो जा रहा था, कि किसका अकाउंट कहाँ है, किसने क्या जानकारी किसके साथ की। तो अब ये ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी, आर्ट ऑगमेंटेड रियलिटी, ये भी कुछ और टेक्नोलॉजी है जिसमें जो आकाश ऊपर दिख रहा है, यहाँ से देखना या यहाँ से उसको अनुभव करना बहुत मुश्किल है। हमारे पास बहुत बड़ी दूरबीन होगी, लेकिन दूरबीन से भी हम उतना क्लियर देख नहीं सकते, और वो काफी खर्चीला इक्विपमेंट है दूरबीन खरीदना। तो क्यों ना ऐसे में हमारे पास गूगल कार्डबोर्ड जैसा कोई इक्विपमेंट हो, या कोई ऐसी लैब हो जो हमारे सीआईटी में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो दिल्ली में स्थित है एनसीईआरटी के हेडक्वार्टर में, वहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था है और कई जगह पे ऐसी व्यवस्था हो रही है, जहाँ पर आपके पास आपके आंखों के ऊपर एक गैजेट लगा के दिया जाता है और आप ऐसा अनुभव करोगे, आपको लगेगा कि आप वही हो। आपके सामने कोई जंगल का वीडियो है तो आपको लगेगा आप जंगल में घूम रहे हो। आपके सामने आपको भालू, शेर, हाथी, जो जंगल के प्राणी होंगे, आपको लगेगा कि वो आपके साथ है। आप उनको टच कर पा रहे हो, आप उनको फील कर पा रहे हो 3D इमेज के साथ। तो ये जो चीज है, ये वर्चुअल रियलिटी या आर्टिफिशियल या क्या कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, इनके साथ हमें हमारे लिए उपस्थित हो गई है। और नीचे देखा है कि वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स भी लिखा हुआ है, लेबोरेटरी सिमुलेशंस, खास करके साइंस के फील्ड में, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में ऐसी कई बातें होती है जिसको इमेजिन करना बहुत मुश्किल है।
तो ऐसे में कुछ सिमुलेशन तैयार करके हम अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन वाले। फिर नॉलेज ग्राफ्स की बात हो रही है कि कई जगह पे हमें सोचने के लिए, किसी बात को कॉम्प्रहेंड करने के लिए, मतलब समझने के लिए या क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जो अवसर प्राप्त होने चाहिए, वो अवसर ऐसे आसानी से प्राप्त नहीं होते। तो ये टूल आपको वो अवसर देते हैं। कोई एक टॉपिक आप वहां रखोगे, कोई दो तीन शब्द वहां रखोगे, वो आपको हिंट देगा कि इसको किस तरीके से कंसेप्ट मैप करना है, कैसे इसके ऊपर सोचना है। जैसे मुझे कहीं पे लेक्चर देना है और मैं ये पावर पॉइंट इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, सिंपली मेरे पास एक फ्लो चार्ट होना चाहिए, कंसेप्ट मैप होना चाहिए। जैसे कि अगर हम प्राणियों को बांटे तो प्राणी दो तीन प्रकार के प्राणी होते हैं। एक तो जो पानी में रह रहा है, दूसरा जो जमीन पे रह रहा है, और तीसरा प्रकार जो पानी और जमीन दोनों में रहता है। तो ये होगी मेन कैटेगरीज। अब पानी में रहने वाले को आगे और क्या क्या है उनकी खासियत, जो उभयचर है, दोनों जगह रह रहा है, उसकी क्या खासियत। तो ऐसी चीज अगर मुझे कंसेप्ट मैप के माध्यम से बनानी है तो ये टूल उसके लिए भी हमें मदद कर रहा है। ओके, तो बैकग्राउंड तो काफी हो गया। और समय को अगर मैं देखूं तो मेरे पास है अभी काफी समय है, तो आसानी से मेरी बात आप लोगों तक मैं पहुंचा पाऊंगा। तो ये जो आज का टॉपिक हमारा था, रोल्स ऑफ वेब टेक्नोलॉजीज इन टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो ये वेब टू टेक्नोलॉजी, ये सॉरी वेब टेक्नोलॉजी, मैं बार बार टू टेक्नोलॉजी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वेब टू टेक्नोलॉजी पे मैंने बहुत बार बात की है। तो बार बार जब भी मैं वेब बोलता हूँ तो वेब टू कहीं ना कहीं मैं बोल देता हूँ। तो वेब टेक्नोलॉजीज की बात अगर हम करें तो वो किस तरीके से उनकी भूमिका टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट में होगी। एक तो एक्सेस टू डाइवर्स रिसोर्सेस, अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो स्रोत है, रिसोर्सेस है, उनको एक्सेस देती है ये टेक्नोलॉजी। प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज, मेरा इंटरेस्ट है स्टैटिस्टिक्स में, मेरा इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में, मेरा इंटरेस्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन में, मेरा इंटरेस्ट है मैनेजमेंट में, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, या किसी भी जगह पे। तो इस तरीके की प्रोफेशनल कम्युनिटीज तैयार है। मैं उन कम्युनिटी में जाके खुद को शामिल कर सकता हूँ, उनकी बातों को सुन सकता हूँ, वहां से अपने सब्जेक्ट को और अच्छा करने के लिए मुझे मदद मिलती है। तीसरा, फ्लेक्सिबल एंड पर्सनलाइज लर्निंग। मैं स्लो लर्नर हूँ, मैं आप लोगों जैसा फास्ट नहीं हूँ। तो ऐसे में क्लासरूम के अंदर टीचर चाहकर भी स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर इन दोनों की नीड को पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो मुझे किसी बात को 1 घंटे तक ही समझना है, या 1 घंटा चाहिए मुझे पढ़ने के लिए, तो बोलता है ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं, आप 1 घंटा नहीं 2 घंटा ले लो। आप यहाँ बैठ के नहीं, आप गार्डन में बैठ के पढ़ो। गार्डन में नहीं, आप ट्रेन में बैठ के पढ़ो। ट्रेन में नहीं, आप कहीं पर जंगल में जाके पढ़ो। तो ये फ्लेक्सिबल, बस बात क्या है कि कुछ जगह पे इंटरनेट की आवश्यकता होगी, कुछ जगह इंटरनेट नहीं भी है, हमने डाउनलोड करके रखा है चीज़ों को, तो हम अपने जो ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं। तो तीसरा मुद्दा यहाँ पर ये है, ये भूमिका वेब टेक्नोलॉजी की है। अब चौथा है, जो इसकी खासियत है या इसकी भूमिका है, वो है एनहांस डिजिटल लर्निंग। पहले डिजिटल लर्निंग लिटरेसी जो थी, वो खास करके हमको क्या लगता था कि हमने कंप्यूटर में MS ऑफिस सीख लिया, थोड़ा उसके ऊपर काम करना सीख लिया, थोड़ा कुछ और सीख लिया तो हो गया। लेकिन डिजिटल लिटरेसी का मीनिंग समय के साथ साथ काफ़ी कुछ एडवांस हो चुका है। तो उसके लिए भी ये मदद करेगा। हम देखते हैं आने वाले स्लाइड्स में कि हर रोल ये किस तरीके से निभा रहा है। देन कोलैबोरेटिव कंटेंट क्रिएशन, मैंने विकी का उदाहरण कुछ देर पहले ही दिया। फिर ओवरकमिंग जोग्राफिकल बैरियर्स, ये सबसे बड़ी खासियत है टेक्नोलॉजी की, केवल वेब टेक्नोलॉजी की नहीं, किसी भी टेक्नोलॉजी की। आप कहीं पर भी रहो, ये जो मेरा लेक्चर अभी जूम प्लेटफॉर्म पर हो रहा है, ओके, अगर मैं इसको गूगल पे शेड्यूल करता और मैं अपनी लिंक शेयर कर देता मेरे यूजर्स के साथ, तो मेरा यूजर या मेरा जो मुझे सुनना चाहता है वो व्यक्ति कहीं पर भी इस दुनिया में हो, वो मुझे सुन सकता था, वो सुन सकता है मतलब। तो ये जो जोग्राफिकल बैरियर्स थे पहले, कि इतने दूर दराज के इलाकों से पढ़ाई के लिए जाना मुश्किल था, ना व्हीकल है, ना कोई और साधन है, ना कुछ है। ऐसे में अगर टेक्नोलॉजी वहां पहुंच जाएगी तो वो घर बैठे ज्ञान अपना वर्धन कर सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं।
तो इसमें से पहले भूमिका पे आते हैं, वो है एक्सेस टू डाइवर्स रिसोर्सेस। तो पहला सर्च इंजिन्स, आप जानते हो गूगल, बिंग, डक डक गो, उसके अलावा सफारी, उसके अलावा मोजिला, ये ऐसे कुछ सर्च इंजिन्स है जो आपको विविध प्रकार की, आप जो चाहते हैं उस प्रकार की जानकारी आपको प्रोवाइड करके देता है। आप कुछ सर्च करते हो, आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आती है, और उस वेबसाइट को आप विजिट करते हो और आपको ध्यान में आता है कि इसमें से मुझे एग्जैक्टली कौन सा इस्तेमाल करना है। तो सर्च करना, हमारे अगर हम फिजिकल रिसोर्सेस में आए, मैं लाइब्रेरी में गया, लाइब्रेरी में भी कैटलॉगिंग है, कैटलॉग देखना पड़ता है। कैटलॉग में मेरा किताब मिला कि यहाँ यहाँ इस रैक में है, वहाँ मैं चले जाता हूँ और वो किताब को ढूंढता हूँ। सपोज कैटलॉगिंग नहीं है, किताबें इधर उधर अस्त व्यस्त तो नहीं, सिस्टमेटिक रखी हुई है, लेकिन फिर भी ऐसे में मुझे बड़ी दिक्कत जाएगी कि मेरा किताब कहाँ है। तो ऐसे में ये सर्च इंजन आपको बहुत मदद करते हैं। आपको कुछ खास नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपको जो चाहिए वो आप सर्च करो, आपके सामने वो हाजिर हो जाएगा। देन ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो आपको विविध प्रकार का कंटेंट उपलब्ध करके देते हैं, जैसे कि कोर्सेरा, ईडीएक्स, उडेसिटी, खान एकेडमी। खान एकेडमी की हिस्ट्री आप में से कुछ लोगों को पता होगा। ये एक व्यक्ति, इसका कोई तो रिलेटिव, छोटा बच्चा, भांजा भतीजा कोई तो फॉरेन में था, और पढ़ाई करने में उस बच्चे को दिक्कत आ रही थी। तो उसने अपने मामा के साथ बात की, ये खान एकेडमी वाले जो खान है, ये खान साहब, इनसे बात की और कहा कि आप कुछ मुझे मदद करेंगे क्या। तो इन्होंने कुछ एक दो वीडियो बना के भेजे, वो बच्चे को बहुत पसंद आए और वहाँ पे उसको अप्रिशिएट किया। तो इसकी जो शुरुआत है, वो शुरुआत कहीं पे खान एकेडमी की इस तरीके से हुई, और धीरे 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 इन्होंने पहली से लेके 12वीं तक के सारे सारे सब्जेक्ट्स पे आप कहे, टॉपिक्स पे कहे, वीडियो बनाए इंटरेक्टिव तरीके से। और शुरुआत में तो फ्री थे, अब शायद इनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़े। तीसरी बात इसमें आ रही है डिजिटल लाइब्रेरीज एंड रिपोजिटरीज, जिसमें गूगल स्कॉलर या प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग एंड इंटरेक्टिव आर्काइव, ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, केवल दो नहीं और भी प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन उदाहरण के लिए जहां पर डिजिटल बुक्स अपलोड किए गए हैं। अब डिजिटल बुक जो अपलोड किए गए हैं, उनमें से कई डिजिटल बुक आप वहीं पे पढ़ सकते हो, या फिर आप उनको डाउनलोड करने की व्यवस्था भी वो करके देते हैं। मुझे एक 5-6 किताबें लेके जानी है या ज़्यादा किताबें लेके जानी है, मैं पीएचडी कर रहा हूँ और मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं महाराष्ट्र में कहीं जाके वहाँ पे पढ़ाई करना चाहता हूँ, अपनी पीएचडी कंप्लीट करना चाहता हूँ। ऐसे में मुझे कितनी सारी किताबें लेके जानी पड़ेगी। लेकिन अगर मेरे पास लैपटॉप है या किंडल है, तो ऐसे में मैं सारे सॉफ्ट कॉपीज को डाउनलोड करके अपने पास ले जा सकता हूँ, और बोझ भी ज़्यादा नहीं होगा, और उनकी मदद से मैं अपना आगे का काम आगे बढ़ा सकता हूँ। तो आप देखते हो इसमें पुराने टेक्स्ट, मतलब हिस्टोरिकल टेक्स्ट भी है, मल्टीमीडिया फाइल्स भी है, जो आर्टिकल्स है स्कॉलर्स द्वारा लिखे गए, थीसिस, किताबें, ये जो कॉन्फ्रेंस के पेपर्स, ये सब कुछ हमको आसानी से मिल रहे हैं, और इनको रेफर करके हम अपना कुछ नया कार्य कर सकते हैं या हमारे कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर है कंटेंट एग्रीगेशन एंड क्यूरेटिंग टूल्स, जिसमें आरएसएस फीड रीडर्स, जिसका एक एग्जांपल यहाँ दिया है फीडली या पॉकेट। इनको अगर आप सब्सक्राइब करते हो, तो जिस ब्लॉग को आपने सब्सक्राइब किया, या जिस वेबसाइट को आपने सब्सक्राइब किया, या न्यूज़ सोर्सेज को आपने सब्सक्राइब किया, वहाँ जो कुछ पोस्ट होता है आपको एक नोटिफिकेशन आता है, मतलब आप अपडेट रह सकते हो इसके साथ। जो कुछ उसमें, जैसे कि फिर सॉरी, इस पे यूट्यूब पे आपको अक्सर कहा जाता है, मेरे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हाँ, तो ये जो लाइक सब्सक्राइब और शेयर, इसमें से सब्सक्राइब वाला जो बटन है, वो अगर हम करते हैं, तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने अगर कोई नया वीडियो वहां पर अपलोड किया है, तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है। तो हमें बार बार जाके किसी वेबसाइट को कहीं पर भी जाके विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती कि इसमें नया क्या आया है, वो ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाता है। तो ये पहली बात जो हमारी कह रहे थे हम, हमारी चल रही थी एक्सेस टू डाइवर्स
रिसोर्सेस। इसमें आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि सोशल मीडिया या फिर प्रोफेशनल कम्युनिटीज लाइक लिंक्डइन, आप में से कई लोगों का अकाउंट होगा, ट्विटर, रिसर्च गेट, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स है। और उसके अलावा फोरम्स भी होते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स की साइट्स होती है, जिसका उदाहरण है स्टैक एक्सचेंज यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आप अपनी कुछ नई बातों को वहाँ शेयर कर सकते हो। लिंक्डइन तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्पेशली बना हुआ है, और लाइक माइंड पीपल, मतलब एक फील्ड के लोग वहां पर आप ढूंढ सकते हो कि मैं टीचर एडुकेटर हूँ, मेरा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में है, तो ऐसे कौन लोग यहाँ पर है, तो आप उनके साथ जुड़ सकते हो। ये प्रोफेशनल लोगों के लिए खास करके बना हुआ है। ट्विटर पे आप अपनी खास खास बातों को पोस्ट कर सकते हो। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ट्विटर पे काफ़ी कुछ चीज़ें की हुई है, मतलब शेयर करते रहते हैं। यूजीसी शेयर करती है, एनसीईआरटी शेयर करती है, न्यू पास शेयर करता है। मतलब बहुत सारे हमारे देश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ या हम कहेंगे इंस्टीट्यूशंस अपनी प्रमुख बातों को यहाँ पर शेयर करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं मल्टीमीडिया एंड विजुअल रिसोर्सेज टूल, जिसमें यूट्यूब, वीमियो, टेड ना, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल जो डिज़ाइन करके है, इसमें बहुत प्रोफेशनल तरीके के वीडियोस आते हैं। यूट्यूब पे भी आप देखते होंगे कि आजकल बच्चों को सौरभ जोशी का ब्लॉग बहुत पसंद आता है। उसके अलावा एक और शो होता है सोनी टेलीविज़न पर, जिसमें 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 नए नए जो उद्योजक है, नए नए जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो अपनी फील्ड में आ रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड शोज वहाँ पर होस्ट किए जाते हैं। तो ऐसे शोज भी आपको यूट्यूब पर मिलते हैं। तो इनके मदद से आप मार्केट में क्या चल रहा है, नए नए बातें कौन से आ रही है, हाँ, किसी बात का आपको ट्यूटोरियल चाहिए, किसी बात का आपको लेक्चर चाहिए या वीडियो चाहिए, वो आपको आसानी से मिलेगा। इंटरेस्ट और स्लाइड शेयर जैसी साइट्स आपने भी इस्तेमाल की होगी। खास करके अगर स्लाइड शेयर की बात करें तो इसमें इन्फोग्राफिक्स, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, डिजाइन आइडियाज बहुत सारा होता है। मेरे पास पावर पॉइंट बनाने का ज्ञान है, मैं जानता हूँ कि पावर पॉइंट कैसे बनाना है। अब लेकिन समय नहीं है, जब समय नहीं है तो क्या करें? तो ऐसे में अगर आप स्लाइड शेयर पे जाते हो तो आपके इंटरेस्ट के बहुत सारे स्लाइड्स आपको वहाँ मिलेंगे, पावर पॉइंट्स वहाँ पे मिलेंगे। उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें से जो आपको अच्छा लगा उसका आप इस्तेमाल आपके प्रेजेंटेशन के लिए कर सकते हैं। काफ़ी प्रेजेंटेशन को डाउनलोड करके आप अपना एक नया प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए फ्री में, इनिशियली फ्री में था, अब सब्सक्राइब करना पड़ रहा है। ऑब्वियस है कि किसी भी कंपनी को कहे या किसी भी वेबसाइट बिल्डर को कहे, किसी भी ऐप डेवलपर को कहे, जो कार्य वो कर रहा है उसकी लागत तो उसको निकालनी पड़ेगी। और वो जब इस इसमें उतर रहा है तो ओपन सोर्स तो है ही नहीं। ओपन सोर्स एक ऐसी कम्युनिटी होती है जो समाज के भलाई के लिए फ्री में बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने साथ साथ समाज की भलाई चाहता है। तो ये धीरे 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 पेड भी होते जा रहे हैं, लेकिन उनका कोई खास कीमत होती ही नहीं। अगर हम गौर से देखें तो हमारे डेली लाइफ में हम उससे ज्यादा कई खर्चा कर देते हैं। फिर क्लाउड बेस्ड कोलेबरेटिव टूल्स, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स या विकीज या ब्लॉग्स, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना विकी के बारे में, कि मैंने कुछ किया हुआ है, उसके ऊपर और भी लोग कुछ आके एडिट करना चाहते, ऐड करना चाहते, तो ये सारी सुविधा यहाँ पर भी हमें उपलब्ध हो रही है। अगले इस पे आते हैं भूमिका पे, जो वेब टू टेक्नोलॉजी की है, जिसमें प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज, एक माइंड के, एक टॉपिक पर, एक सब्जेक्ट पर इंटरेस्ट रखने वाले लोगों की कम्युनिटी बनी हुई है। जैसे हम व्हाट्सएप पे देखते कई ग्रुप्स होते हैं कि सेमिनार कहाँ हो रहे हैं ये पता करना है, तो एक केवल सेमिनार का ग्रुप बना दिया, उसमें ऐसे लोगों को ऐड किया जो इस प्रकार की जानकारी रखते हैं। तो वहां पर वो सेमिनार से रिलेटेड जानकारी पोस्ट करेंगे, बाकी लोग अगर सेमिनार के बारे में कुछ डाउट है तो उनसे पूछेंगे। तो ऐसे ही जो प्लेटफॉर्म्स है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर बने हुए हैं जिनके माध्यम से हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते। तो इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर,
ट्विटर में भी हर एक व्यक्ति या हर एक संस्था उनके यहाँ जो कुछ नया होने जा रहा है उसको पोस्ट करते। उसके अलावा फेसबुक ग्रुप्स या लिंक्डइन ग्रुप, यहाँ पर भी यही सारी बातें होती है। वो लोग डिस्कशन के लिए एंगेज करते या इनकरेज करते। उसके अलावा रिसोर्सेज को शेयर करते। कोलेब्रेशन एंड कम्युनिकेशन टूल दूसरी बात, जिसमें गूगल वर्कस्पेस, डॉक्स, ड्राइव, कैलेंडर। गूगल मीट का भी आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा लॉकडाउन के दौरान या अभी भी करते होंगे। उस दौरान आप देखते हैं कि ये जो गूगल का कैलेंडर है उसमें अगर आपने आपके क्लासेस या आपकी मीटिंग, ऑनलाइन लेक्चर शेड्यूल कर दिया तो आपको एक नोटिफिकेशन वो देता है कि आपका आज यहाँ आया लेक्चर है। मतलब आपको कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं, आपके फोन पे आ जाएगा नोटिफिकेशन कि आज आपका लेक्चर 10 बजे है। उसके अलावा डॉक्स और ड्राइव्स। डॉक्स का मतलब सिंपल, जैसे कि हम एमएस ऑफिस में वर्ड पे काम करते हैं वैसे ऑनलाइन में जब काम करते हैं तो गूगल डॉक्स कहलाता है वो। तो उसमें भी लगभग वो सारी फीचर्स होते हैं जो हमारे वर्ड में है। या माइक्रोसॉफ्ट टीम, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट का भी एक सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन का, उसमें अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा और फीचर्स मिलते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वर्चुअल मीटिंग टूल्स, जूम जहाँ पर अभी हम उपस्थित हैं, गूगल मीट, इनके माध्यम से हम वर्चुअल मीटिंग कर सकते, वेबिनार्स कर सकते, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के सेशंस को हम कंडक्ट कर सकते हैं। इसको कंटिन्यू करते हैं आगे, जिसमें डिस्कशन फोरम्स एंड कंटेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स, जिसमें एडमोडो और स्कूलॉजी, इनका उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ पर भी जो प्रोफेशनल्स है या लर्नर्स है वो जो फोरम्स बने हुए डिस्कशन के लिए वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते। अपने पास के जो कंटेंट उनके पास है उसको उसको शेयर कर सकते, किसी और के रिसोर्सेज को अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं अपने काम के लिए, या और कोलैबोरेट करना चाहते कहीं पे तो वहाँ पर कोलैबोरेट भी कर सकते, मतलब दूसरे के काम में अपना हाथ बटा सकते हैं। ब्लॉग और विकी की बात तो हम बार बार कर ही रहे हैं, कंटिन्यू, मेरे ख्याल से तीसरी चौथी बार ये बात आई है। इसमें डिटेल्ड रिफ्लेक्शन, लेसन प्लान्स वगैरह की जानकारी दी जाती है, जिसको आप अपने हिसाब से और कस्टमाइज कर सकते हो या एज इट इज भी यूज कर सकते हो। देन कंटेंट क्यूरेशन एंड रिसोर्स एग्रीगेशन टूल, जिसमें Pinterest एंड यूट्यूब। यूट्यूब की खासियत आपको पता है कि हम वीडियो देख सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी समय के साथ साथ पहले क्या होता था कि आपको वीडियो को ऑफलाइन एक प्रकार से डिजाइन करना पड़ता था, तैयार करना पड़ता था और उसके बाद अपलोड करना पड़ता था। लेकिन अब यूट्यूब ने ये फीचर दिया है कि आप ऑनलाइन ही आपकी वीडियो को एडिट कर सकते हो। आरएसएस फीड की बात हमने पहले भी कर ली, इसलिए इसको अभी और दोहराते नहीं। अगला मुद्दा है फ्लेक्सिबल एंड पर्सनलाइज लर्निंग। इसके ऊपर शुरू में मैंने थोड़ी सी बात की थी। ये जो मूडल, कैनवास या ब्लैक बोर्ड जैसे प्लेटफॉर्म है, इसको हम एलएमएस कहते हैं, दैट इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे ऑफलाइन कोर्स चलता है, अब बीएड का एडमिशन कराना है तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट निकलेगी, उसमें हम टर्म्स एंड कंडीशन दे देंगे कि कौन इसमें एडमिशन ले सकता है। उसके बाद उनकी काउंसलिंग होगी, फिर एडमिशन होगा, फिर क्लासेस चलेगी, क्लासेस चलने के बाद समय समय पे असेसमेंट होगा, असेसमेंट होने के साथ साथ उनको कुछ एक्टिविटीज दी जाएगी, प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, असाइनमेंट दिए जाएंगे। वो सारे स- वो हमारे पास सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद हम उसको असेस करते हैं, उनकी मार्किंग करते हैं, फिर फाइनल एग्जाम होती है, उनको भी हम असेस करते हैं और फाइनल एक रिजल्ट जनरेट करते हैं। तो ये सारा जो ऑफलाइन में होता है या ऑनलाइन में एलएमएस के माध्यम से होता है, जिसमें मूडल एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। अब काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जो आपको ऑनलाइन कोर्सेज मुहैया कराते हैं, उसमें मूडल का प्लेटफॉर्म कॉमन आपको नज़र आएगा। उसके अलावा कैनवास या ब्लैक बोर्ड जैसे प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर एडाप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, जिसमें ड्रीम बॉक्स, न्यूटन, स्मार्ट स्पैरो, ये ऐसे कुछ टूल है जो स्टूडेंट के स्टूडेंट जो कुछ कर कर रहा है उसके इंटेलिजेंस को समझ के उसको एनालाइज करने की कोशिश करता है। और आपका लेवल मान के चलो, अंडरस्टैंडिंग का लेवल उतना हाई नहीं है, तो आपके हिसाब से आपकी इंडिविजुअल प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हुए कंटेंट को और आसान करके भी देता है और आप अपने पेस से आगे बढ़ सकते हो, सो दैट
कि आपकी जो प्रगति है, आपका जो प्रोग्रेस है, वो कहीं पर हिंडर ना हो, कहीं पर रुक ना जाए। ये एडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से संभव है। फिर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जिसको ब्रीफ में हम लोग मूक्स कहते हैं। इसमें कई प्लेटफॉर्म्स है। इंडियन गवर्नमेंट का स्वयं, कोर्सेरा की बात मैंने की, ईडीएक्स, यूडेसिटी, खान एकेडमी। ये आपको अलग अलग प्रकार के आपका जितना भी इंटरेस्ट होगा, वो सारे प्रकार के कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें इंटरेक्टिव कंटेंट होता है, वीडियो लेक्चर्स होते हैं, क्विज भी साथ में होते हैं, पीयर डिस्कशन का फोरम या प्लेटफॉर्म उसके साथ इंटीग्रेट होता है। और ये सारी चीजें जो हमारे लर्नर की विविध प्रकार की लर्निंग की स्टाइल है, उसको कैटर करते हुए बनाया गया कंटेंट होता है। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म है मुक्स के, जिनके माध्यम से हम अपनी कैपेसिटी और बिल्ड कर सकते हैं। देन मोबाइल लर्निंग एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को हम ऐप्स कहते हैं, जिसमें ड्यूओलिंगो, क्विजलेट, कोर्सेरा मोबाइल ऐप, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो आपको इंटरेक्टिव एक्टिविटीज आपके स्मार्टफोन पर प्रोवाइड करके देते हैं। जिसमें जैसे कि छोटे बच्चों के लिए जो पहली दूसरी कक्षा में है और एडिशन सीखना चाहते हैं, तो एक जगह टू दिया होगा, बीच में प्लस किया होगा, फिर दूसरी जगह टू लिखा होगा, इक्वल की साइन होगी। फिर आपको वहां पे आगे क्लिक करके लिखना है कि क्या है इसका, 2+2 = कितना। दिस इज व्हाट इंटरेक्टिव एक्टिविटीज या कंटेंट। तो बच्चे को अगर वो नहीं समझ में आ रहा है, तो उसमें साथ में ये भी सजेस्ट किया जाएगा, बताया जाएगा कि इसको, इस एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करना है। तो ऐसे एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको ऐप का दिया। ऐसे कितने तो ऐप्स है, मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक। फिर लर्निंग एनालिटिक्स एंड पर्सनलाइजेशन इंजिन्स, जिसमें ब्राइट बाइट्स, लर्निंग कैटलिस्ट, ये आपके कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड एंगेजमेंट। स्टूडेंट जिस तरीके से ऑनलाइन काम कर रहा है, उसको वो जानकारी जो है अपने पास कलेक्ट करता है, फिर उसको एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद उसके ध्यान में आता है कि इस स्टूडेंट का पेस या प्रोग्रेस का तरीका या सीखने का तरीका किस प्रकार का है, वैसे उसको वो मदद करेगा। और ये मदद जो खुद इंजन स्टूडेंट के लिए कर रहा है, अगर टीचर भी इसका फायदा लेता है या इसको इसको देखता है, समझता है, तो अपने तरफ से उस विद्यार्थी को मदद करने के लिए वो आसानी उसके लिए होगी। देन क्लाउड बेस्ड कोलैबोरेटिव टूल्स, जिसमें फिर से गूगल वर्क स्पेस की बात हो रही है, जिसमें डॉक्स है, शीट्स है, क्लासरूम है। गूगल क्लासरूम आप लोगों ने यूज किया होगा, ये भी एलएमएस का एक प्रकार है। जैसे कि हमने मूडल की बात की, तो ये सिंप्लीफाइड है, बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं है, बट कॉमन इस्तेमाल के लिए आसानी से गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये कोलेबरेटिव भी है। देन माइक्रोसॉफ्ट 365, आप लोग जानते हो कि ये एक माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर हमें दिया हुआ है कि जिसको खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। अब एक और मुद्दा आगे आता है, एनहांस डिजिटल लिटरेसी, जिसमें ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल डिजिटल गैरेज, माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल लिटरेसी, खान एकेडमी। देखो, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि बार बार कुछ वेबसाइट्स या टूल्स आ रहे हैं, तो ये टूल अलग अलग तरीके से आपको मदद कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम बार बार यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो तीन हमने कहा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ये हमें ऐसे ट्यूटोरियल्स या कोर्सेज प्रोवाइड करता है जहाँ पर हम आसानी से अपने डिजिटल स्किल्स को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, वो जमाना गया, माइंड इट, ध्यान दीजिएगा। वो जमाना गया कि कोई आएगा, सिखाएगा तो ही हम सीखेंगे। अब ऐसी आवश्यकता नहीं है। आप एक चीज सीखने की बस इच्छा जाहिर करिए, आपके सामने हजारों चीजें आ जाएंगी, जिसमें से आपको जो चाहिए आप लेके सीखना आगे बढ़ा सकते हो। तो अब वो बाउंड्रीज पूर्णतः टेक्नोलॉजी ने खत्म की है कि टीचर क्लासरूम में आएगा, पढ़ाएगा तो ही हम पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है कि टीचर का रोल कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सारा कंटेंट बनाने वाले कौन है? ये कंटेंट बनाने वाले हम आप जैसे ही लोग हैं, जो इस फील्ड में महारत रखते हैं, एक्सपर्टाइज रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, और उनके मदद से ही ये सारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते जा रही है। टेक्नोलॉजी अपने आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी, उनको आगे बढ़ाने वाले हम ही लोग हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके माध्यम से हम आगे अपनी लर्निंग जारी कर सकते हैं, कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं। अगर हमें
कोडिंग का इस्तेमाल करना है ऐप डेवलपमेंट करने के लिए। मुझे मेरे संस्था के लिए अटेंडेंस का ऐप बनाना है, इंटर्नशिप से रिलेटेड ऐप बनाना है, या किसी और प्रकार का जो इंटरनल असेसमेंट होता है उससे रिलेटेड ऐप बनाना है। क्योंकि हम लोग पेपरलेस की बात कर रहे हैं आजकल ना। जो पेपरलेस की बात हम कर रहे हैं कि पेपर कम से कम इस्तेमाल करें, तो ऐसे जगह पर ये टेक्नोलॉजी तो मदद करेगी। हमको कस्टमाइज करके ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी जिससे पेपर का काम कम से कम हो। तो ये कोड ऐप को डेवलप करने के लिए जो जरूरी होते हैं, इसके लिए पहले क्या होता था कि आपको एक पर्टिकुलर कोर्स करना ही पड़ता था। लेकिन अब ये कोड एकेडमी या स्क्रैच या फ्री कोड कैंप, इनके माध्यम से आप खुद कोडिंग को सीख के अपने लिए एक ऐप डेवलप कर सकते हैं। आपकी संस्था के लिए भी आप ऐप डेवलप कर सकते हो। देन वीडियो ट्यूटोरियल्स एंड एजुकेशनल कंटेंट, यूट्यूब एंड टेड की बात फिर से आ रही है। यहाँ पर भी आप अलग अलग प्रकार के ट्यूटोरियल का इस्तेमाल, ट्यूटोरियल को आप देख सकते हो, वॉच कर सकते हो, और एजुकेशनल कंटेंट वहाँ पर जो है उनकी मदद से अपनी कैपेसिटी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इसमें वेब डिज़ाइन से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, डिजिटल एथिक्स से रिलेटेड अलग अलग प्रकार के कोर्सेस होंगे। देखिए, हमारे रियल लाइफ में और वर्चुअल लाइफ में, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं वर्चुअली बात कर रहे हैं, रियल लाइफ की बात अगर होती तो आमने सामने में होता आपके। इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। जितना खतरा रियल लाइफ में है उतना ही खतरा वर्चुअल लाइफ में है। हम हमारे घर को अलग अलग प्रकार के लॉक लगाते सो दैट वहां पे थेफ्ट ना हो, कोई चोरी ना करे। उसी तरीके से हमारा ईमेल ईमेल अकाउंट है या फेसबुक का अकाउंट है या कोई भी अकाउंट है, हम उसका भी पासवर्ड स्ट्रांग रखना चाहते हैं सो दैट उसको आसानी से कोई क्रैक ना करे, कोई हैक ना करे और हमको बुद्धू ना बनाए। आजकल पिछले कई समय से आप देख रहे हो डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं देश में बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो आप चाहो ना चाहो डिजिटल अवेयरनेस हमें बढ़ाना ही पड़ेगा। अदरवाइज जो लोग अवेयर हो चुके हैं उनमें से कुछ लोग हमारा हमारा मिसयूज करेंगे या हमें फंसाएंगे अलग अलग जगह पे। और ये जब से टेक्नोलॉजी शुरू हुई है उसके इल इफेक्ट्स भी शुरू हुए हैं। तो इल इफेक्ट्स टेक्नोलॉजी के नहीं है, हमने एक एक प्रकार से उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू किया। मैं अक्सर अपने भाषण में, अपने बातचीत में एक चीज कहता हूँ कि चाकू बनाने वाले ने चाकू क्यों बनाया होगा, लेकिन उसका इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं अभी। तो चाकू जो है वो अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो हमेशा अच्छाई के लिए ही हो, ऐसे बनाने वाले की मंशा होती है। लेकिन कुछ लोग उसको अदरवाइज इस्तेमाल करते, तो उनको कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें ये सीखना होगा कि उनके इस धोखाधड़ी के माया जाल से हम कैसे बचे। ढेरों मैसेज आपके मोबाइल में आते हैं। वहां पे आपको अलग अलग प्रकार का आश्वासन मिलता है। मेल आज भी आते हैं कि मैं ऐसे ऐसी जगह पे गया हूँ, वहां मैं फंस गया हूँ, अब मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब आपका ईमेल हैक कर दिया, आपका फेसबुक का अकाउंट हैक कर दिया, और आपके दोस्तों को, आपके फ्रेंड लिस्ट में जो लोग हैं उनको मेल कर दिया या उनको मैसेज कर दिया। तो हमें वो पकड़ना भी आना चाहिए। जब आज के युग में हम हैं, हम ये कह नहीं सकते कि इसमें हमारी क्या गलती। कोई मदद करने वाला नहीं है। साइबर का अगर आप बोलोगे कि साइबर कैफे बने हुए हैं, ये है, ऐसे दिन में पता नहीं कितने तो केसेस हो रहे हैं। तो साइबर वाले लोग भी कितने लोगों को मदद करेंगे। तो हमें खुद की मदद खुद ही करना यहाँ पे सीखना होगा। कोलैबोरेटिव टूल्स एंड कम्युनिटीज, जिसमें गिट हब एंड स्टैक ओवरफ्लो, यहाँ पर एक दूसरे की मदद करने के लिए लोग एक साथ आते हैं। जो भी आपका डाउट है आप वहाँ रेज करिए, दूसरे लोग आपको मदद करेंगे। डिजिटल लिटरेसी एप्स एंड टूल किट्स, जिसमें मोबाइल लर्निंग एप्स एंड ऑनलाइन टूल किट्स। अब देखो, एक प्रकार का किसी एक चीज का अगर आप ऐप ढूंढने जाओगे गूगल प्ले स्टोर में, आपको कितने तो ऐप मिल जाएंगे, कितने तो। मैंने पिछले 10-12 सालों में अलग अलग प्रकार के ऐप डाउनलोड किए और उनका जबरदस्त इस्तेमाल किया। जैसे छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ। हम 4 दोस्त कहीं पे पिकनिक मनाने जा रहे हैं। उसमें अलग अलग प्रकार का खर्चा है, ट्रैवलिंग का खर्चा है, खाने का खर्चा है, रहने का खर्चा है। तो ऐसे में अलग अलग दोस्त जो है वो खर्चा कर रहे हैं।
कभी कोई किसी जगह पे 5,000 दे देता है, कोई 1,000 देता है, कोई 3,000 देता है। फाइनली बात आती है कि भाई सबका खर्चा कितना हुआ और हर एक को कितना खर्चा वहन करना है। तो ये बड़ा हेडेक होता है, तो उसके लिए भी ऐप बने हुए हैं। उन ऐप्स का मदद आप करोगे। शुरू में सबसे 1,000 एडवांस ले लिया, वो आप दर्ज कर दिया। फिर संजय पंडागले ने इतना खर्चा किया, आनंद पंडागले ने इतना खर्चा किया, प्रियंका पंडागले ने इतना खर्चा किया, पूजा पंडागले ने इतना खर्चा किया, ये 4 लोगों ने खर्चे किए हुए हैं। फाइनली बता देगा कि किसका खर्चा सरप्लस हुआ और किसने कम खर्चा किया। तो ऐसे छोटे छोटे ऐप आपको, आपका जो टाइम टेबल मिलता है पढ़ाने का, तो हम अक्सर क्या करते हैं, हमारे टेबल के ऊपर लिखा लिखा हुआ जो है उसको रख देते हैं और बार बार आके उसी को देखते कि मेरा क्लास कब है। टाइम टेबल के भी बहुत सारे ऐप्स आपके सामने बने हुए हैं। आप छोटा सा कोई एक टाइम टेबल का ऐप डाउनलोड करो, अपना टाइम टेबल आपके फ़ोन में रखो, कहीं पे आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, देखने की ज़रूरत नहीं, वहाँ देख लोगे कि अभी मेरा क्लास यहाँ पर है। उसके अलावा टाइम टेबल बनाने के लिए भी ऐप बन चुके हैं। ऐसे आप देखोगे, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी आपका काम आसान कर रही है। कोई अगर ये कहे कि हम क्या करेंगे, अरे हम तो कर रहे हैं ना, हम पहले भी कर रहे हैं। टाइम टेबल तो हमने 10 साल तक बनाया मैन्युअली, लेकिन हमने देखा कि उसमें बहुत ज़्यादा लेबर लगता है, वही 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 काम बार बार करना पड़ता है। तो क्यों ना हम टेक्नोलॉजी की मदद से उस काम को आसान करें। छोटा बदलाव भी अगर है तो आसानी से वो बदलाव हो सके। अगर हम मैन्युअली करने जाते तो छोटे बदलाव के लिए भी हमको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी की खासियत ये है, मैं यहाँ पर इस बात को कहीं ना कहीं हाईलाइट करना चाहता हूँ। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी अवेयरनेस टूल, जिसमें साइबर सिक्योरिटी ट्यूटोरियल्स एंड प्लेटफॉर्म्स जैसे कि स्टे सेफ ऑनलाइन, इनके मदद से आप देख सकते हो कि ऑनलाइन थ्रेट्स किस प्रकार की आती है, डेटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अच्छी प्रैक्टिसेस क्या होगी जिनके चलते हुए हम खुद को सेफ रख सके, हमारी जानकारी को, हमारे अकाउंट्स को, इन सारे बातों को हम सेफ रख सके। अगली भूमिका है टेक्नोलॉजी की कोलैबोरेटिव कंटेंट क्रिएशन। अब ये फिर से रिपीट हो रहा है, फिर भी जैसे कि मैंने बार बार कहा कि टूल तो मोर और लेस वही है। इनकी भूमिका क्या क्या है वो यहाँ पर स्पष्ट करने की या एक्सप्लेन करने की कोशिश है। तो उसमें क्लाउड बेस्ड डॉक्यूमेंट एंड फाइल कोलेब्रेशन, फिर से गूगल वर्कप्लेस जिसमें डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स। अगर डॉक्स की बात करें, मैंने एक मॉड्यूल तैयार किया, यूज ऑफ वेब टू टेक्नोलॉजी इन, या रोल्स ऑफ वेब टेक्नोलॉजीज इन टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट। वो डॉक्यूमेंट मैंने तैयार किया, मैंने उसको गूगल डॉक्स पे रखा और मेरे 10 एक्सपर्ट लोगों को उसको मैंने शेयर किया, उनको मैंने शेयर किया, उनको वो अधिकार दे दिए। वो लोग अपने समय के अनुसार देखेंगे, उस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, उनको जहां जहां करेक्शन करने का मन करेगा वो करेक्शन करेंगे। फाइनली मैं जब वहां जाता हूं, मैं देखूंगा कि किसका करेक्शन मुझे रखना है, किसका करेक्शन मुझे नहीं रखना है। साथ ही साथ वो कुछ जगह पे कमेंट भी कर सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ऐसी नहीं, ऐसी होनी चाहिए। तो मैं उसके ऊपर सोचूंगा, मतलब मेरे किसी डॉक्यूमेंट को मुझे बहुत अच्छे से रिफाइन करना है, तो मैं औरों की मदद लेना है मुझे, और उनके साथ मुझे कोलैबोरेट करना है। तो इस प्रकार की जो प्लेटफॉर्म है वो हमें मदद करते हैं। फिर सीएमएस की बात दोबारा हो रही है कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए, जिसमें वर्डप्रेस के साथ अगर हम कोलैबोरेशन वाले प्लगइन्स, प्लगइन्स मतलब एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है, इसेंशियल जो जरूरी है उतने बातें या उतने मेनू आपको वो दे देता है। लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि नहीं, इसके साथ ना मुझे ये भी चाहिए था। जैसे एमएस ऑफिस के वर्ड में पीडीएफ का पहले नहीं था, आपको अलग से उसको इंस्टॉल करना पड़ता था, अभी उसके साथ वो इनबिल्ट हो गया है। आपको किसी और भी चीज को, जैसे एक मिक्स करके एड ऑन था इसमें, पावर पॉइंट वाले, इसमें गूगल के, आप सॉरी, एमएस ऑफिस के पावर पॉइंट वाले में वो था, वो मिक्स के मदद से आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन अभी उन्होंने बंद कर दिया, एमएस ऑफिस ने उसको बंद कर दिया। इसके अलावा अगर आप गूगल फॉर्म इस्तेमाल करते हो, तो गूगल फॉर्म में 2 प्रकार से आप टेस्ट ले सकते हैं। एक तो होता है क्विज, तो क्विज को तो पहले करके देना पड़ता है, जैसे विद्यार्थी सबमिट करता है उसको स्कोर पता चलता है। दूसरा एक होता है ओपन। तो ओपन में आप क्या करते हो, 20 क्वेश्चन आपने दे दिए और विद्यार्थियों को भेज दिया, उनके रिस्पॉन्सेस आपके पास आ गए। अब आपके पास 2-4 रिस्पॉन्सेस है, तो आप मैन्युअली उसको चेक करोगे, आपके पास हजारों रिस्पॉन्सेस आए। अब हजारों रिस्पॉन्सेस को कैसे चेक करें, तो ऐसे में
आप अपना एक रिस्पॉन्स डाल दीजिए, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स आपको पता है कि सारे आंसर्स करेक्ट कौन से आपने डाल दिया। फिर आप क्या करोगे, जब उसको गूगल शीट पे लेके जाओगे, जो रिस्पॉन्सेज आए हुए हैं बहुत सारे लोगों के, वो 10,000 हो, 15,000 हो, लाखों, उनके जो रिस्पॉन्सेज आए हुए हैं उनको आप गूगल शीट पे लेके जाओगे। वहां आपको आपको टूल्स में एड ऑन का एक ऑप्शन मिलेगा जिसको कहते हैं फ्लूबारू। फ्लूबारू, FLUBAROO। तो फ्लूबारू का आप अगर एड ऑन को ऐड करते हो, वो आपको आसानी से असेस करके देता है, जिसमें सारे स्कोर्स का मीन क्या निकला, मोड क्या निकला, मीडियन क्या निकला, कौन से विद्यार्थी ने कौन सा क्वेश्चन सही किया, कौन सा नहीं किया, वगैरह 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 वगैरह, वो सारा जानकारी आपको मिल जाती है। विद इन नो टाइम आप उस टेस्ट को असेस कर सकते हैं। विजुअल कंटेंट एंड डिजाइन कोलेब्रेशन, कैनवा, कई लोग इस्तेमाल करते होंगे। हमने भी काफी पहले से किया है, आज भी कर रहे हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ग्राफिक्स तैयार कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार कर सकते हैं। वहाँ सब कुछ कस्टमाइज है, उसके टेम्पलेट दिए हुए हैं। टेम्पलेट में से कौन सा टेम्पलेट आपको पसंद आ रहा है, आप उसको चूज करिए। वहाँ जिस तरीके से हम वर्ड में काम करते हैं, वर्ड में तो हमको कई बातें खुद होके सिलेक्ट करनी पड़ती है। वहाँ पर वो सारा कुछ रेडी टू यूज है, ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप का। ये चीज़ चाहिए, उसको ड्रैग किया, ड्रॉप किया, कंटेंट को आपने मॉडिफाई किया, डाउनलोड कर दिया। मतलब सब कुछ होने के बाद आपने उसको डाउनलोड किया, आपका कंटेंट तैयार हो गया है। तो पावरफुल प्रेजेंटेशंस बन सकते हैं। आपकी किसी किताब का कवर पेज आपको डिजाइन करना है, वो आप कर सकते हैं। सर्टिफिकेट आपको डिजाइन करने हैं, सर्टिफिकेट आप डिजाइन कर सकते हैं। बहुत सारी जो बातें हैं, ये कैनवा या फिग्मा जैसे टूल के माध्यम से आप कर सकते हो। विकीज एंड नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स, मीडिया विकी एक टेक्नोलॉजी है जो विकीपीडिया या विकीमीडिया के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर कोलेबरेटिव कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लॉगिन, सबसे पहले अकाउंट बनाना है। सपोज आप विकीपीडिया पे कोई कंटेंट बनाना चाहते हो, तो राइट साइड में जैसे विकीपीडिया आप ओपन करोगे, राइट साइड में एक आएगा, दो ऑप्शन आएंगे। एक, आपका अकाउंट है तो लॉगिन करो, नहीं है तो क्रिएट करो। आपने क्रिएट कर लिया, क्रिएट करने के बाद आप दूसरों के जो कंटेंट है उसको एडिट कर सकते हैं। क्रिएट कर लिया, लॉगिन कर दिया, लॉगिन करने के बाद आप दूसरे के कंटेंट को एडिट कर सकते हैं, या फिर अपना नया कंटेंट आप बना सकते हैं। और इस तरीके से बहुत सारा कंटेंट, देखिए गूगल पर हम सर्च करते हैं और जानकारी हमें मिलती है। कभी हमने ये सोचने की कोशिश की कि ये सारी जानकारी यहाँ कैसे आई। वो जाहिर सी बात है, हम आप जैसे किसी ने वहां रखी, वैसे ही कुछ जानकारी हमारे पास होती है। वो जानकारी अगर हम भी खुद वहां पर रखें, तो वो किसी ना किसी के लिए मददगार साबित होगी। एक बात होती है कि हमेशा हम इंटरनेट से कुछ ना कुछ लेंगे, मतलब हम कंज्यूमर बने हुए हैं। ओके, तो कंज्यूमर ही बने रहेंगे तो जानकारी तो लिमिटेड रहेगी ना। एक समय था कि हिंदी में, मराठी में या अन्य भाषाओं में मटेरियल उतना मिलता नहीं था। तो लोग बोलते थे सर उसमें तो कोई मटेरियल नहीं मिलता, वो इंग्लिश का ही मिलता है। तो इंग्लिश का मटेरियल इसलिए मिलता था क्योंकि इंग्लिश लोगों ने या इंग्लिश भाषा जानकारों ने वो मटेरियल वहाँ पे अपलोड किया, रखा। हमें भी अपने भाषा में जो मटेरियल है वो तैयार करना पड़ेगा। और हमने तैयार किया, इसलिए अभी कई भाषाओं में मटेरियल मिलना शुरू हो गया है, कंटेंट मिलना शुरू हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास अगर कुछ है तो हमें एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, सुटेबल प्लेटफॉर्म पे उसे अपलोड करना चाहिए। एक अच्छा खासा वीडियो मेरे पास है जिसमें मैंने कुछ अच्छी ट्रिक्स ढूंढी है गार्डनिंग के लिए, तो क्यों ना मैं उसको यूट्यूब पे अपलोड करूं। मैंने एक अच्छा खासा एक आर्टिकल बनाया, जैसे आज का ये टॉपिक, हाँ, इसको क्यों ना मैं किसी और जगह पे अपलोड करूं, मे बी ब्लॉग में, मे बी विकी पर, मे बी किसी और जगह पर, जहां पर मैं उसको अपलोड करूं। और जिसका इंटरेस्ट है वो इसको सर्च करेगा, गूगल में मिल जाएगा उसको। देन कोड कोलेबरेशन प्लेटफॉर्म्स, ये गिटहब और गिट लैब जो है, मुझे वेबसाइट बनानी है, और या कोई सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन मैं कहीं पे स्टक हो रहा हूँ। जब मैं वहाँ स्टक हो रहा हूँ तो मैं वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म में जाके उनसे आगे की मदद मांगूंगा। जो बाकी के जो एक्सपर्ट लोग हैं वो मुझे मदद करेंगे। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन टूल, जिसमें स्लैक एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। आपका कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है तो उसको कैसे आगे बढ़ाना है, उसके लिए, जिसमें आपको रियल टाइम कम्युनिकेशन की आवश्यकता हो सकती है। अभी जैसे हम बात कर रही है रियल टाइम कम्युनिकेशन,
फाइल शेयर करने की आवश्यकता हो सकती है, प्रोजेक्ट एक दूसरे के साथ मिलके मैनेज करने की आवश्यकता हो सकती है। तो ये जो टूल है स्लैक और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ये आपको उस प्रकार की सुविधा देती है। बस अभी लगभग हम समाप्ति की ओर ही जा रहे हैं। लास्ट मुद्दा है या लास्ट भूमिका है वेब टेक्नोलॉजी की कि ओवरकमिंग जोग्राफिकल बैरियर्स। आज ये जो सेमिनार हो रहा है 2 दिन का, ये हो रहा है बिलासपुर में। मैं कहाँ बैठा हूँ? मैं बैठा हूँ भोपाल में, मेरे घर में, आरआई के कैंपस में। यहाँ से मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर पा रहा हूँ। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी। मुझे वहाँ आने की आवश्यकता नहीं। आता तो कल मुझे निकलना पड़ता, आज सुबह वहाँ पहुँचता, आप लोगों के सामने बात करता, ऐसी ही बात करता जैसे अभी कर रहा हूँ। कोई खास फर्क नहीं होता। अभी भी आप कहीं ना कहीं मुझे वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, वहां पर प्रत्यक्ष देखते। तो ऐसे में कितना सारा खर्चा हमारा बच रहा है, समय बच रहा है, श्रम बच रहा है, बहुत सारी बातें बच रही है। तो ये ब्यूटी है टेक्नोलॉजी की कि जो जोग्राफिकल बैरियर्स या बाउंड्रीज को तोड़ रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वर्चुअल मीटिंग प्लेटफॉर्म्स, जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, आगे नहीं बोलूंगा क्योंकि बात हो गई इस पर। क्लाउड बेस्ड कोलैबोरेशन टूल, इसके ऊपर भी हमारी बात हो गई है कि एक डॉक्यूमेंट बना दिया, एक शीट बना दी, एक स्लाइड बना दी, किसी और के साथ शेयर कर दी, उस व्यक्ति ने उसको देखा, उसमें एडिट किया, कमेंट किया, सजेस्ट किया, उसको मैंने इनकॉर्पोरेट किया और आगे बढ़ गया। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म या फिर मूक्स, कोर्सेरा वगैरह वगैरह, तो इनके माध्यम से भी मैं कहीं पर भी बैठ के अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकता हूँ, नया नया चीजें सीख सकता हूँ। सोशल मीडिया एंड प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स, जिसमें लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह, इसकी भी बात हमने की। इससे भी बहुत सारी चीज़ें हमको या रिसोर्सेस हमें पता चलते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें पता चलते हैं और हम इनकी मदद से सीख सकते हैं। देन वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस एंड वेबिनार्स, जैसे आज का हो रहा है, इसको वेबएक्स या गो टू वेबिनार जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आसानी से शेड्यूल कर सकते और पब्लिक के सामने पहुंचा सकते। तो ये है इसके रेफरेंसेस। मैं अपनी बात यहाँ पे रोक रहा हूँ, कोई सवाल है तो कृपया आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन प्लीज। Sir, देखिए a हाँ, student is coming. Kindly या wait. देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की खासियत ये भी है कि मैं यहाँ बैठ के नाश्ता भी कर सकता हूँ, कोई बात नहीं Please है। enjoy, sir. हाँ, आ जाओ उस तरफ से जाओ करिए करिए बोलो। जाओ, हाँ बोलो, जाओ। Uh, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Thank you so much for sharing your valuable insights on the roles of web technology on the professional development. The knowledge shared by you was new to all of us, and it was really helpful for us. But to be honest, ये जो भी सारी इंफॉर्मेशन हमें अभी मिली है, क्या ये सारी नॉलेज उन सारे टीचर्स को है जो अभी कार्यरत हैं अपने कार्य पे? नहीं है, बस नहीं है बोलूंगा, अगर इस सिंपली नहीं है बोलूंगा। सर, तो इसका फॉल्ट किसको जाता है? खुद, रेमेडी के। स्वयं हाँ। स्वयं स्वयं खुद को मैं इसके ऊपर एक बात कहूंगा आपसे। देखिए, किसी भी बात को सीखने के लिए दो बातों की आवश्यकता है, एक तो इंटरेस्ट और दूसरा पागलपन। लोगों में ना इंटरेस्ट है ना पागलपन। मुझको भी तो तुम दिखोगे सर। समझ गए आप? तो इंटरेस्ट तो होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट है तो हम कोई भी चीज सीखने की कोशिश करेंगे। और पागलपन इन द सेंस, ये काम मुझे ऐसे कैसे नहीं आ रहा है, ये आना ही चाहिए, चाहे जो हो जाए। वो कहता है, जैसे साइंटिस्ट साइंटिस्ट कैसे बनता है? पागलपन होता है उसके अंदर, पैशन होता है, मैडनेस होता है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। और हम लोग मतलब कृपया मुझे माफ करें, हम लोग क्या करते हैं कि अपना बस काम निकालने के लिए जितना थोड़ा सा सीखना है सीख लेते हैं और हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं। एक्चुअली मैंने एक बात की अपनी बात में कि हम कब तक कंज्यूमर बन के रहेंगे, प्रोड्यूसर कब बनना है? प्रोड्यूसर बनने के लिए मेहनत तो थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। मैं एक बात आपको बता दूं बेटा, कि मैंने जितनी भी बातें आप लोगों के सामने की या टेक्नोलॉजी सीखी, मेरा कोई टेक्नोलॉजी का पहले का बैकग्राउंड नहीं है। बस मेरा इंटरेस्ट और पागलपन।
But sir, I agree with your point. But from my experience, जितने भी टीचर्स होते हैं, मतलब कुछ ऑलमोस्ट हर नहीं, लेकिन बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होता है कि वो इस फील्ड में, जो भी फील्ड में वो है, एजुकेशन फील्ड में कहीं ना कहीं चेंजेस वो लाना चाहते हैं, बट ड्यू टू द लैक ऑफ फैसिलिटी इन द गवर्नमेंट स्कूल एज वेल, और जो भी प्राइवेट स्कूल है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक प्राइवेट स्कूल में वो एबिलिटी हो, वो फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो उस समय क्या होता है, उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो मोटिवेशन है, वो डाउनफॉल हो जाता है। तो उस सिचुएशन में सपोज अगर हम इन नियर फ्यूचर हम अगर इस प्रोफेशन पे जाते हैं, तो हमारी क्या भूमिकाएं हो सकती हैं, हम क्या कर सकते हैं इस फील्ड में? देखिए, मैं इसके लिए आपको फिर से दो उदाहरण दूंगा। 2010 में मैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में करीब पूरा रायगढ़ जिला घुमा हूँ, एसएसए के तहत, सर्व शिक्षा अभियान के तहत। वहाँ दो शिक्षक मुझे ऐसे मिले जो दूर दराज के क्षेत्रों में थे। एक जगह तो मैं गया मेरे टीम के साथ, वहाँ के लोगों के साथ, और बारिश हो गई, जबरदस्त बारिश हो गई। मैंने ये पाया उस स्कूल में कि एक टीचर के कारण स्कूल जहां पर 4 बजे खत्म हो गई थी, 6 बजे तक विद्यार्थी बाहर जाने को तैयार नहीं। वो टीचर ने क्या क्या सिखाया था, अलग अलग प्रकार से क्लैपिंग करना, आ, जो भी न्यूज़पेपर गांव में एक दो जगह आता है वहां से पढ़ के न्यूज़ को कलेक्ट करना, जितने भी घरों में टेलीविजन है वहां से न्यूज़ पढ़ना, दो ग्रुप बनाना, आपस में डिस्कशन कराना। तो बच्चे घर जाने के लिए तैयार नहीं थे, और गांव एससी एसटी का बाहुल्य वाला गांव था। ठीक, उसके अलावा एक टीचर देखा मैंने, जब हम विजिट के लिए गए, उस टीचर, वो पहला टीचर मुझे मिला कि जिसने मेरे तरफ या मेरे टीम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि आप कौन हो। वो अपने काम में बिजी था स्टूडेंट के साथ। जब उसकी सारी बातें हो गई, फिर मैं रुका। ऐसे लोगों से कोई भी इंप्रेस हो सकता है। रुका, उससे बात की। मैं नाम भूल रहा हूँ उन दोनों के नाम में, फोन नंबर मेरे पास है, घर भी गया हूँ एक लड़के के। तो वहां पर जब मैंने पूछा कि ये जो सेल आप लेके आ रहे हो, रेडियो आपने लेके आया, तो ये 500 रुपए की टीएलएम में होता है क्या? सर, कहाँ होता है, कहाँ होता है? तो फिर इतना सारा खर्चा क्यों? सर बोले, टीचर बना हूं, और वो टीचर की पूरी बात मेरे विद्यार्थियों तक नहीं जाएगी तो फिर मजा क्या? तो कहने कम का से तात्पर्य, खूब प्रयास कर रहे हैं। हाँ, कहने ये का तो नहीं तात्पर्य, है। दिव्या और जी बिल्कुल का आप एक माइक ऑन है तो प्लीज। ये तो दिखाना पड़ेगा। ये प्लस प्लस है। ए प्लस प्लस दिव्या है। मैडम, डॉक्टर या, दिव्या शर्मा मैडम, आपका माइक ऑन है। हाँ, तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप क्लासरूम में जाके कुछ करना चाहते हो तो कोई व्यवस्था आड़े नहीं आएगी, माइंड इट। कोई व्यवस्था नहीं आएगी। मैंने भी आरआई भोपाल में, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी भोपाल में, शुरू में ये दिक्कतें फेस की, लेकिन कोई बाद में बीच में नहीं आया। हमें कन्विंस करना पड़ता है, हमारे प्रोडक्ट को दिखाना पड़ता है ना। मराठी में बहुत पहले मैंने एक जो नारायण सूर्य नाम के एक बड़े कवि थे, उनकी मराठी की 2-3 लाइन मैं जब 7वीं में था, 86-87 में पढ़ी थी। उसको हिंदी में आपके सामने रखना चाहूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि सब कुछ संभव है। तो कवि ने कहा था कि जब मैं फटे हुए कपड़े बिछा के सोना बेचने निकला, तो एक भी ग्राहक आया नहीं। हम्म फटी हुई चादर या फटा हुआ कपड़ा बिछा के मैं सोना बेचने निकला, एक भी ग्राहक आया नहीं। मैं सोने की चादर बिछा के फटे हुए कपड़े बेचने निकला, इतने ग्राहक आए कि मुझे फुर्सत नहीं मिली। आज का जमाना मार्केटिंग का है, आज का जमाना शॉपिंग मॉल का है। वी नीड टू प्रेजेंट आवर सेल्फ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी भी बात को हम बेचेंगे, लेकिन हमारे पास है कुछ, तो उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, शोकेस करना पड़ेगा, इम्प्रेस करना पड़ेगा। कोई बीच में आने वाला नहीं। लगभग हर स्कूल में अभी कंप्यूटर पहुंच चुका है, इंटरनेट की फैसिलिटी भी लगभग जगह पे पहुंच चुकी है। ऐसे में अगर इंटरनेट नहीं है, लाइट नहीं है, तो क्यों ना हम रिसोर्सेज को डाउनलोड करके लेके जाए। सबके पास लैपटॉप नहीं है, शायद मेरे पास है, क्यों ना मैं उसका मदद करूं। नहीं, लैपटॉप है मेरे पास, फोन तो है, स्मार्टफोन आजकल किसके पास नहीं है ना? तो आप चाहे तो हो सकता है। प्लीज अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। थैंक यू सो मच सर। आपने जो बताया था बीच में कि एक ऐप होता है, एप्लीकेशन है, जिसे जो हम लोग कहीं भी घूमने जा रहे हैं तो कॉन्ट्री करने में काम आते हम्म हैं। सर प्लीज उस ऐप का नाम बताइए ना। उस ऐप का नाम नाम मुझे थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, अभी मैं भूल गया हूँ। मैं मैडम को भेज दूंगा, दिव्या मैडम को ओके, भेज नो दूंगा। प्रॉब्लम सर, हाँ। थैंक यू सर।
Thank you so much, sir, for your kind responses. The students are very interested in your lecture and the way you have delivered the things. जैसा भी आप कह रहे थे कि इस विद्यार्थी के प्रश्न पे कि जैसा आप अपने आप को प्रस्तुत करेंगे उसके आधार पर ही आपका लर्नर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ऐसा ही कुछ एक प्रश्न एक स्टूडेंट और हमारे साथ है, वो आपसे करना चाहती हैं, अगर आप 2 मिनट का समय और देखो। जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जैसे कि आपने अभी इनके आंसर को दिए, वैसी टाइप का मेरा भी एक क्वेश्चन है। अगर हम बच्चे को ऑनलाइन में जैसे कि कोई वीडियो दिखा रहे हैं तो बच्चा इतना इंटरेस्ट लेके देखता है कि उसको 1 घंटे का 2 घंटा भी देख लेगा, लेकिन वही जब लाइव सेशन में हम क्लास लेते हैं पढ़ाई के लिए तो बच्चा बोरियत महसूस करता है, उतना इंटरेक्ट नहीं कर पाता टीचर के साथ। तो उसको कैसे इंटरेक्टिव बनाया जा सके, बच्चे को हम कैसे उसमें इंटरेस्ट दिला सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बच्चे को कार्टून देखने के लिए कभी रोकना पड़ता है क्या, या बोलना पड़ता है कि बेटा कार्टून देख ले? यस सर। बच्चे को कभी ये बोलना पड़ता है क्या कि खेलने जा? नहीं, वो खुद से देखता है। तो बीइंग टीचर हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे पढ़ाने को भी हम ऐसा कुछ करें? हम क्या करते, जो किताब में दिया हुआ है वो उनके सामने रखने की कोशिश करते हैं एज इट इज। तो एज इट इज करना है तो क्यों उसके लिए डीएड बीएड एमएड करना है? वो तो कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति कर देगा ना। यस सर। तो हमें अपनी काबिलियत के हिसाब से नया नया कुछ तो करना पड़ेगा, छोटी छोटी बातें कुछ तो लानी पड़ेगी। जितना है उसी से काम नहीं चलने वाला। देखिए, मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं कि किसी भी शहर में, खास करके भोपाल जैसे शहर में या बिलासपुर जैसे शहर में, आंख के डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट कम से कम होंगे 50-50, लेकिन सारे फेमस है क्या? नहीं। दो तीन होंगे फेमस। भोपाल में भी हम पूछेंगे, नहीं आप लाल घाटी पे जाओ, वहां पे इस प्रकार का डॉक्टर है, आप वहां जाओ, अरे तो पास में नहीं है क्या? है ना, पास में भी है। लेकिन वो इतने दूर दूर का क्यों हमको बता रहे? वो इसलिए बता रहे कि अमिताभ बच्चन ऐसे ही नहीं बना। यस सर। आज भी 80 साल की उम्र में जब वो सबको अपने कब्जे कब्जे में और बोलता है ना मैं शहंशाह हूँ, वो शहंशाह ऐसे ही थोड़ी बना है ना। उसके आसपास के कितने लोग आए चले गए, वो आज भी है। तेंदुलकर ऐसे ही तेंदुलकर नहीं बना। तो आप हर फील्ड में आप देखो, हर फील्ड में आप देखो, वो लोग जो एक एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गए, उसके पीछे की मेहनत कहीं पर हम देखते नहीं। हमको लगता है कि सब कुछ आसानी से हो गया ना। तो हमें हमारे टीचिंग की प्रक्रिया को उस तरीके से बनाना पड़ेगा जैसा बच्चा लाइक कर रहा है। उसके लिए मेहनत तो लगेगी, मेहनत तो लगेगी। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा, सिंपल सी बात है। जी सर। क्योंकि लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होती है, बहुत सारी प्रकार की लर्निंग स्टाइल होती है। और टेक्नोलॉजी जो है वो साइकोलॉजिकल बेसिस पर आधारित है। साइकोलॉजी इसका जो मूल है ना, ये टेक्नोलॉजी का, वो है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी को ध्यान में रख के एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आई। तो जी हमें सर। वो देखना पड़ेगा कि, देखिए, छोटे बच्चे को आप डॉक्यूमेंट्री दिखाओ तो वो देखेगा क्या? डॉक्यूमेंट्री मतलब किसी जगह पर बनी हुई एक छोटी सी फिल्म। रियल घटना पर बनी हुई कोई फिल्म। हाँ, बिल्कुल। उसको जो इंटरेस्ट है छोटे बच्चे का, उस हिसाब से आप उसको वीडियो दिखाओ। और लंबा नहीं चलेगा, उनके वीडियो का जो ड्यूरेशन है बहुत छोटा होगा, क्योंकि एक छोटा बच्चा एक जगह पे ज्यादा देर रुकता नहीं है। उसका जी सर। स्पैन ऑफ अटेंशन कम होता है। एग्जैक्टली जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारा वीडियो का ट्रीटमेंट भी बदलते जाएगा। कहने के लिए तो वीडियो ही है, बट यहाँ पर एनिमेशन होगा, कहीं पर डॉक्यूमेंट्री होगी, कहीं पर डॉक्यू ड्रामा होगा, कहीं पर मूवी होगी, कहीं पर कुछ होगा। जी सर। हाँ। सर एक और, आपने जैसे कि बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो है स्वयं जैसे कोई स्वयं है ना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोर्स के लिए, तो उसको हम हमारे बीच हमने नहीं सुना है उसको, लेकिन उसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, हम कैसे उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते अब हैं, इस बारे में आप कुछ गूगल बताइए। आप गूगल पे जाइए, स्वयं सर्च करिए। जी सर। स्वयं सर्च करेंगे, वो आपको उस वेबसाइट पे लेके जाएगा। वहां पे आपको अकाउंट बनाने के लिए पूरी सुविधा है। आप अकाउंट बना लोगे, अकाउंट बनने के बाद अपने इंटरेस्ट का कोर्स आप सर्च करिए। आपको कोर्स अगर मिलता है, वो कोर्स स्वयं वाले कुछ भी, उसके भी कुछ पेड है, कुछ फ्री है। जी अगर फ्री है, आप उसमें एनरोल करिए। वो बताएगा कि ये कब शुरू होने जा रहा है, इसमें क्या क्या बातें आपको सिखाई जाएगी। आप अकॉर्डिंगली एनरोल करेंगे और आप घर बैठे जहां पर भी हो वहां से उस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका थैंक यू सर। है। वेलकम।
थैंक यू सो मच सर। आपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजीज कैसे यूज करें, इसको आपको समझ के आ गया होगा कि विद्यार्थियों ने जिस तरीके से क्यूरियोसिटीज अपनी आपके साथ शेयर की, ये इस बात का परिचय है कि आपने अपने व्याख्यान को इतने सरल ढंग से प्रस्तुत किया। आपने जो विशेष एग्जाम्पल्स उसमें कोट किए वो इतने लाइव थे। जैसे स्पेसिफिकली मुझे आपका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा कि हर टेक्नोलॉजी एक अच्छी सोच के साथ बनाई जाती है, जिसमें आपने चाकू वाले उदाहरण को इंक्लूड किया। डेफिनेटली हर टेक्नोलॉजी या हर एक न्यू थिंग्स के पीछे में कुछ प्रो एंड कॉन्स होते हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आप उनको कितनी सेफली और कितने अच्छे से उनकी अच्छी चीजों को अपना लेते हैं और बुरे पार्ट को आप उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो विद अ ह्यूज थैंक्स कि हमारे लिसनर्स, जाके पूरा हॉल भरा हुआ है विद्यार्थियों से और सारी बीएड के लर्नर्स हैं सर, इसीलिए इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्क पे। और वैसे भी आप स्वयं शिक्षक हैं, आप जानते हैं कि नए बच्चों में टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा रुझान वैसे भी है। आपका सेशन बहुत इंटरेक्टिव, बहुत इंटरेस्टिंग था। पूरे महाविद्यालय परिवार वितराग रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से मैं आपका स्पेशल धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया और हमारे बच्चों को इतना सुंदर व्याख्यान दिया जिससे वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के लिए अवेयर हुए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो थैंक यू वेरी मच मैडम। अंत में केवल दुष्यंत कुमार जी की 2 लाइन, कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो एक पत्थर को तबीयत चलो से उछालो यार। तो ये तबीयत से उछालने वाली जो बात है ना, वो जब तक अंदर नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं आपकी ये होगा। बात बहुत सुंदर थी थैंक यू वेरी सर कि किसी भी चीज को सीखने के लिए आपकी मेहनत और जुनून या पागलपन जिसको कहते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मच। द ह्यूज थैंक टू ऑल ऑफ us। थैंक यू सो थैंक मच यू सर। वेरी मच। थैंक यू।